Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो, हम लोग बियरिंग कैपेसिटी पढ़ाई कर रहे थे। बियरिंग कैपेसिटी में हमने शेयर क्राइटेरिया पढ़ लिया था, जिसमें हमने टेरजागी पढ़ लिया, स्कैम्पटन पढ़ लिया, आईएस कोड पढ़ लिया, रैंकाइन पढ़ लिया, सबके लिमिटेशन पढ़ लिए थे, सबके एजम्पशंस पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे। हमने शुरुआत में बात करी थी कि बियरिंग कैपेसिटी जो होता है हम दो के बेसिस पे निकालते हैं, एक तो शेयर क्राइटेरिया, दूसरा होता है सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो सेटलमेंट क्राइटेरिया देखो, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि कॉजेज ऑफ सेटलमेंट क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों से मिट्टी में सेटलमेंट हो सकता है। तो कॉजेज ऑफ सेटलमेंट, तो देखो जैसे हमने कंसोलिडेशन में पढ़ा या कंप्रेसिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि सेटलमेंट के 2-3 कारण हमने पढ़े थे, वो तो चलो ठीक है। कॉम्पैक्शन में हमने पढ़ा कि एयर निकल रही है, कंसोलिडेशन में हमने पढ़ा कि वाटर रिमूव हो रहा है, उसके साथ साथ प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट हो रहा था पार्टिकल्स का, वो सारी चीज़ें तो थी। उसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे मान लो कभी अर्थक्वेक आ गया तो भी सेटलमेंट तो हो ही रहा है। चलो वो हमने कंसोलिडेशन में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो कंसोलिडेशन फिनोमिना नहीं, लेकिन एक्चुअल में तो सेटलमेंट फिनोमिना है ही। तो हमको सारे कॉजेस पता होने चाहिए। कभी जैसे पानी का लेवल ऊपर है, इनके वाटर टेबल ऊपर है, तो हमें क्या होता है, जब फुटिंग वगैरह डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं एक्चुअल ग्राउंड में, तब हमें वो पानी को निकालना पड़ता है, इनकी डी वाटरिंग। तो डी वाटरिंग से भी कभी कभी सेटलमेंट हो जाता है। तो ये सारे रीजन आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेटलमेंट में सबसे पहला है इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला क्या है? इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ सॉइल। और ये कैसे टाइप का होता है? ये इमीडिएट होता है, यानी कि हाथों हाथ जैसे ही इसमें लोड लगा, यानी कि जैसे ही फुटिंग बनना स्टार्ट हुई, ये क्या होगा? सेटल हो जाएगा। इसके कारण से सेटलमेंट हो जाएगा। जैसे इलास्टिक कंप्रेशन अपन ने उधर भी पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी में, वो सेम चीज़ है। ठीक है, जैसे ही लोड रिमूव करेगा ये वापस आ जाएगा, अदरवाइज ये हट जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो होता है, देखो सेकेंड जो होता है अपना होता है कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो लोड आ रहा है, अगर वो लोड बहुत ज़्यादा है तो उसके चक्कर से या उसकी वजह से जो सॉइल में फेलियर होगा वो क्या होगा? कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन। जैसे मान लो सैंड है, सैंड में क्या होता है? पानी वगैरह, ये इसमें पानी का भी रोल है, तो पानी जल्दी निकल जाता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और क्ले में क्या होता है? टाइम लेता है। हम लोग लिख सकते हैं इमीडिएट इन सैंड और टाइम कंज्यूमिंग इन क्लेज। टाइम कंज्यूमिंग इन क्लेज, ये हो गया। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं तीसरा कारण वाइब्रेशंस। अब वाइब्रेशन यानी कि कैसे भी हो सकता है, चाहे अर्थक्वेक से हो, चाहे आसपास कोई क्वेरी हो रही है, यानी कि ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है उस रीजन से हो, या फिर कोई भी और रीजन से इम्पैक्ट कहीं पड़ रहा है, तो उन सारे रीजन्स की वजह से जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसके वजह से सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल लोअरिंग की वजह से, ग्राउंड वाटर टेबल हमने नीचे करी तो उसकी वजह से क्या होगा? सेटलमेंट होता है। कभी भी ट्राई करके देख लेना। और देखो वाइब्रेशन, जैसे पाइल ड्राइविंग भी होता है, कभी कभी देखा है ना हम, जब बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बनते हैं तो अगर कास्ट इन सीटू पाइल्स है तो इतना नहीं होता, लेकिन अगर वो पाइल्स कहीं और बनी हुई है, यानी कि ड्रिवन पाइल्स है, तो पाइल ड्राइविंग की वजह से भी पास में सॉइल में क्या होता है? वाइब्रेशन, और उसकी वजह से क्या होता है? सेटलमेंट। एक्चुअली वाइब्रेशन से अपन ने कॉम्पैक्शन में पढ़ा, इट इज अ फिनोमिना ऑफ कॉम्पैक्शन, तो उससे कॉम्पैक्शन होता है। तो सॉइल का कॉम्पैक्शन होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसके बाद ये तो ग्राउंड वाटर टेबल लोअरिंग तो क्या हो गया? नेचुरल फिनोमिना हो गया। हम लोग अगर डी वाटरिंग करें, डी वाटरिंग ऑफ ग्राउंड, वो हो गया अपना डी वाटरिंग ऑफ ग्राउंड हो गया। तो दोनों फिनोमिना अपने को ध्यान में रखने हैं, या तो नेचुरली हो या हम लोग कर रहे हैं तब, या फिर हम लोग देख सकते हैं सीजनल स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ सॉइल। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ सॉइल, जैसे बारिश आई, बारिश में जब क्ले होगा तो उसमें पानी आएगा, तो पानी की वजह से उसमें क्या होगा? स्वेलिंग होगी। और जैसे ही गर्मियों का सीजन आया या थोड़ा वाटर कंटेंट उसमें से कम होगा, तो वाटर कंटेंट कम होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? वापस से श्रिंकेज आ जाएगा। ये हमने पढ़ा था। फिर देखो ग्राउंड मूवमेंट की वजह से, 7वां नंबर हो गया ग्राउंड मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से? ग्राउंड मूवमेंट से अपना क्या लेना देना? जैसे लैंडस्लाइड हो गया, उसकी वजह से हो गया। स्लोप फेलियर हुआ, उसकी वजह से हो गया। ये सारे कारण हो सकते हैं। देखो जनरली इसमें से कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कभी पूछ ले तो अपने को ध्यान रखना है। बाकी फिर हो गया मिसलिनियस कॉजेज। अब मिसलिनियस कॉजेज में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे माइनिंग, आसपास में कहीं माइनिंग हो रही है तो उसकी वजह से हो गया माइनिंग सब्सिडेंस।
ठीक है, माइनिंग हो रही है तो उसके आसपास का इलाका क्या होता है, कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल में सेटलमेंट हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। या फिर कभी कभी जैसे हम लोग देखते हैं कि रोड वगैरह जब बनने के बाद अगर उसके अंदर कोई पाइपलाइन वगैरह डाली जा रही है तो उस पाइपलाइन की वजह से भी क्या होता है, आसपास के इलाके में क्या हो जाता है, सब्सिडेंस हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इरोजन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे कुछ कारण से, अब ये कारण पढ़ लिए। उसके बाद कि अपन ने ये भी पढ़ा था कि टोटल सेटलमेंट कितने तरह का होता है भाई, किन किन का होता है, इमीडिएट सेटलमेंट, इलास्टिक और प्लास्टिक सेटलमेंट। अपन ने तीनों पढ़े थे, तीनों अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था कि किसके लिए कैसा होता है। अपन ने फॉर्मूले पढ़ लिए थे कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में, तो वापस से वो फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे अपन। अब जैसा आता है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, हमने पढ़ लिया था, नॉर्मल या यूनिफॉर्म सेटलमेंट पढ़ा था, अपने डिफरेंशियल सेटलमेंट पढ़ लिया था, एंगुलर सेटलमेंट पढ़ लिया था, उनकी लिमिट्स पढ़ ली थी, परमिसिबल लिमिट्स कितनी होती है वो सारे पढ़ लिए थे। लेकिन सेटलमेंट निकालने का कोई तरीका भी होता है, तो वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे जनरली 3 टेस्ट अवेलेबल है। प्लेट लोड टेस्ट हो गया, एसपीटी इनके स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और एक होता है एससीपीटी इनके स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अपने को यहाँ पर दो ही पढ़ने हैं, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अब दोनों के क्या फायदे क्या नुकसान है, कहाँ पर कौन सा कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, अपन टेस्ट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली जो आता है ना प्लेट लोड और अपने इसमें से एसपीटी में से अच्छा क्वेश्चन बनता है और आता है लगभग, ठीक है, हर बार लगभग आता ही है। तो अच्छे लेवल का है, अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेट लोड टेस्ट। नाम मैंने आपको 3 बताया, आपको 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेट लोड और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, एससीपीटी। एक एसपीटी और एक एससीपीटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब प्लेट लोड टेस्ट। अब ये प्लेट लोड टेस्ट करते कैसे हैं और कौन कौन सी सॉइल्स पे करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो सब चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले तो क्या है, अपने को उसका आराम से, यानी कि हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्चुअली प्रेडिक्शन ऑफ सेटलमेंट कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए डायग्राम कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट पिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेस्ट पिट, ठीक है। अब इस टेस्ट पिट की साइज क्या होगी? टेस्ट पिट में हम लोग एक प्लेट रखेंगे, माइल्ड स्टील की प्लेट है जिसकी साइज है बीपी। जिसकी साइज क्या है? विड्थ ऑफ प्लेट कितनी है? बीपी। इस प्लेट का 5 गुना टेस्ट पिट की विड्थ होगी, 5 टाइम्स ऑफ बीपी, ठीक है। अब कहाँ तक टेस्ट पिट बनाएंगे? ये होता है अपना लेवल ऑफ फाउंडेशन। लेवल ऑफ फाउंडेशन, या हम लोग कह सकते हैं प्रपोज्ड लेवल ऑफ, यानी कि जहां तक हमें फाउंडेशन बनानी है, प्रपोज्ड लेवल ऑफ फाउंडेशन। ये अपना हो गया ग्राउंड सरफेस, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? कुछ लोडिंग मैकेनिज्म्स लगाएंगे। देखो, ये तो क्या है, एंकरिंग वगैरह के लिए है, तो लोडिंग मैकेनिज्म होता है ऐसा। ये कोई लोडिंग मैकेनिज्म लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब ये लोडिंग मैकेनिज्म, अब ये देखो डायग्राम कैसा भी हो सकता है ना, एक्चुअली अपने को ये समझना है कि यहां से लोड नीचे लग रहा है। अब ये लोड कैसे लगेगा? सीधा का सीधा इस प्लेट पे लगेगा। थोड़ा ये क्या इस तरफ हो गया फटाफट में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोड ऐसे आएगा, यहाँ पर एक लोड गेज होगा, यहाँ पर एक लोड गेज होगा, और इसकी वजह से फिर ये इसके ऊपर लोड लगा रहा है। एक्चुअली अपने को लोड किस पे लगाना है? प्लेट पे लगाना है, और किसी पे नहीं लगाना। यहाँ पर साइड में क्या होती है? पंपिंग यूनिट होती है। पंपिंग यूनिट, ये लोड लगाने के लिए पंपिंग यूनिट। जनरली हाइड्रोलिक होती है तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं ऑयल पंपिंग यूनिट। इसकी वजह से क्या, इस पे लोड लगेगा, ठीक है। अब ये जो प्लेट होती है ना, इसका 3 डायरेक्शन में, कितने डायरेक्शन में? 3 डायरेक्शन में हम लोग डायल गेज लगाएंगे डिफॉर्मेशन मेजर करने के लिए, यानी कि कितना सेटलमेंट हुआ वो मेजर करने के लिए 3 डायरेक्शन में डायल गेज लगाएंगे। यानी कि तीनों के बीच में डायरेक्शन कितना हो गया, एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री के गैप पे 3 डायरेक्शन में, ठीक है। अब किसी के मन में आ रहा होगा सवाल कि सर 3 में क्यों लगाएंगे? 3 में इसलिए लगाएंगे कि देखो बेटा, क्या होगा कि तीनों डायरेक्शन में मान लो अलग अलग सेटलमेंट हुआ, तो अलग अलग सेटलमेंट होगा तो तीनों डायरेक्शन में फिर हम लोग उनका एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग तीनों डायरेक्शन में डायल गेज लगाएंगे। ये चीज सोच के, ये भी डायल गेज है, ठीक है। अब ये जो डायल गेज होता है ना, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, ठीक है। 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। अब ये जो माइल्ड स्टील की ये जो प्लेट लगाई है ना हमने, ये किसकी होती है? माइल्ड स्टील की, MS यानी कि माइल्ड स्टील प्लेट।
अब ये इसका साइज के बारे में आता है तो जनरली 30 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 75 इंटू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है, लेकिन जनरली हम लोग काम में जो लेते हैं 60 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की काम में लेते हैं जनरली, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस होती है टी लिख सकते हैं 2 से 5 सेंटीमीटर। इस प्लेट की साइज लिखी है मैंने, माइल्ड स्टील प्लेट की क्या साइज होती है, कैसे कैसे होता है, वो सब मैंने लिखा है, ठीक है। इसको लिख देते हैं लोड गेज या हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक लोड गेज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया अपना पूरा ऐसा टेस्ट हम लोग करते हैं, ये इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए। अब ये जो है एक्चुअली टेस्ट क्या क्या फाइंड आउट करता है वो चीजें हम लोग देखते हैं। तो इससे हमें 3 चीजें मिलती है। क्या, कौन कौन सी चीजें मिलती है? 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले मिलती है हमें बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दूसरा हमें मिलता है नेट लोडिंग इंटेंसिटी, नेट लोडिंग इंटेंसिटी। बेटा पूछा जाता है कि प्लेट लोड टेस्ट और एसपीटी टेस्ट जो दोनों होते हैं ना, इनसे हम लोग क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। एसपीटी पे तो बहुत बार मैच द फॉलोइंग वाला या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ कि कौन कौन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो पैटर्न बदल रहा है, ये जो फाउंडेशन वाला टॉपिक है ना पूरा, बियरिंग कैपेसिटी, चाहे सेलो फाउंडेशन हो चाहे डीप फाउंडेशन, ये एसएससी वगैरह में अभी तक इतना पूछा नहीं गया, लेकिन ईएस में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गेट ईएस में। तो अब क्या है, पैटर्न बदल रहा है, तो वो क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। तो अपने चांसेस है RSSM भी, यानी कि राजस्थान JEE और SSC में इनमें से क्वेश्चन उठाने के, और क्वेश्चन इनसे अच्छे बनते हैं। सरल क्वेश्चन आसानी से होने वाले नहीं बनते, इसलिए अपने को अच्छे से पढ़ना है ये दोनों टेस्ट, ठीक है, ठीक है। नेट लोडिंग इंटेंसिटी फॉर परमिसिबल सेटलमेंट, परमिसिबल यानी कि अपन ने जो लिमिट पढ़ी थी उसके अंदर अंदर रहने के लिए नेट लोडिंग इंटेंसिटी कितना लगाएंगे वो पढ़ते हैं परमिसिबल सेटलमेंट, ठीक है। एक होता है अपना प्रोबेबल सेटलमेंट, टू डिटरमाइन प्रोबेबल सेटलमेंट, टू डिटरमाइन प्रोबेबल सेटलमेंट। अब ये प्रोबेबल सेटलमेंट किस हिसाब से, कि जितनी बियरिंग कैपेसिटी है, जितना हमें लोड लगाना है, टू डिटरमाइन प्रोबेबल सेटलमेंट एट गिवन लोडिंग इंटेंसिटी, एट गिवन लोडिंग इंटेंसिटी। ये देखो दोनों ही चीज से फाइंड आउट कर सकता है। दोनों चीज कैसे, देखो बियरिंग कैपेसिटी तो हो गया, आपको पता नहीं है बियरिंग कैपेसिटी तो आप फाइंड आउट कर लो। और अगर आपको पता है कि आपकी बिल्डिंग पे 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लो लोड आ रहा है, तो उस लोडिंग इंटेंसिटी के हिसाब से सेटलमेंट कितना होगा आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपका परमिसिबल सेटलमेंट, जैसे मान लो सैंड है उसके लिए 25 mm है, तो उस 25 mm के परमिसिबल सेटलमेंट के लिए आप कितना लोड इस बिल्डिंग पे या जो सॉइल है उस पर कितना लोड आप लगा सकते हो, वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि ये क्या है, वाइस वर्सा है। अगर लोड है तो आप क्या निकाल सकते हो, सेटलमेंट, और अगर सेटलमेंट है तो आप लोड निकाल सकते हो। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये है मेन। तो इसमें अब हम लोग करते क्या है, ये जो प्लेट है हमने प्लेट यहाँ रख दी। अब टेस्ट पिट, यानी कि ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना DF, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। अब देखो ये सबसे पहले हम लोग जो लोड लगाते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं सीटिंग लोड, क्या बोलते हैं, सीटिंग लोड, जो होता है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। कितना होता है, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग एक सीटिंग लोड लगाते हैं। अब बोलोगे सर ये सीटिंग लोड क्या है, सीटिंग लोड हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो प्लेट है ये एक्चुअली क्या है, बराबर कांटेक्ट में आ जाए। यानी कि जैसे मान लो लेवल सरफेस पहले ये था सॉइल का, तो अब क्या है, इसमें कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें कन्वर्ट हो जाए तो अब ये प्लेट क्या आसानी से टच है इस पे। और अगर पहले ऐसे थी तो प्लेट, जैसे देखो आप, अगर प्लेट का साइज ये है तो कुछ जगह पे प्लेट क्या होगा, ग्राउंड से टच नहीं होगा। यानी कि प्रॉपर कांटेक्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सीटिंग लोड। अब एक बार सीटिंग लोड लगा दिया, उस कुछ टाइम के लिए रखा, उसके बाद हम लोग जैसे प्रॉपर कांटेक्ट हो गया हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद लोड इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, लोड इंक्रीमेंट हम लोग करते हैं 250 kg, फिर डबल 500 kg, फिर हम लोग करते हैं 1000 kg। ऐसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अब कब तक बढ़ाते जाएंगे, कितना लोड मैक्सिमम हम लोग लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, 1.5 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तक, या फिर 3 टाइम्स ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफ सेफ बियरिंग कैपेसिटी। देखो या तो 1.5 टाइम्स ऑफ QU या फिर 3 टाइम्स ऑफ सेफ बियरिंग कैपेसिटी तक हम लोग लोड इंक्रीमेंट करेंगे। मान लो उस सॉइल का 1000 kg
उसका 1000 kg पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी है तो हम लोग लोड 3000 तक लगाएंगे, और अगर उसका 2000 अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है तब भी हम लोग कितना लगाएंगे 3000। तो इन पे डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा अगर लोड लगाएंगे तो अपने टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो लोड इन दोनों के हिसाब से लगाना है, ठीक है। अब लोड कब तक लगाए रखेंगे, मान लो मैंने ये 250 kg लोड लगाया, ये मैं कब तक उसके ऊपर रखूंगा, फिर 500 करूंगा, तो मैं 200 जब तक रखूंगा जब तक मेरी जो रेट ऑफ शेयर है, रेट ऑफ सेटलमेंट, शेयर नहीं, रेट ऑफ जो सेटलमेंट है वो 0.02 mm पर मिनट से कम ना हो जाए। यानी कि जब तक इससे बड़ी है, मैं कह दूं रेट ऑफ सेटलमेंट जब तक ग्रेटर देन 0.02 mm पर मिनट है तब तक तो लोड रहेगा, लेकिन जैसे ही इससे नीचे चलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू पे लगा दो, जैसे ही इससे नीचे चलेगा उसके बाद मैं लोड इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये किस कंडीशन में, ये सिर्फ और सिर्फ सैंड्स के लिए, क्ले के लिए नहीं। क्ले के लिए अगर ये इतना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इतना ना सेटलमेंट क्ले में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। या फिर अगर ये तो रेट ऑफ शेयर तो मान लो रेट ऑफ सेटलमेंट तो जल्दी अचीव कर ली, फिर भी कुछ टाइम के लिए हमको लोड रखना होता है तो 1 आवर, इन केस ऑफ सैंड के लिए 1 आवर मिनिमम इतना लोड। तो मान लो आपने जैसे ही लोड लगाया इससे नीचे चली गई सेटलमेंट की रेट, ठीक है, मान लो 0.01 mm पर मिनट हो रहा है लोड लगाने के 10 मिनट बाद से, तो आप लोड इंक्रीमेंट कर दोगे नहीं, आप मिनिमम उसको 1 घंटे तक तो वहां पर रखोगे ही रखोगे इन केस ऑफ सैंड, और 24 आवर्स इन केस ऑफ क्ले। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कितने टाइम तक लोड को वहां रखना है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब किसी किसी के दिमाग में ये आता है कि सर ये जो प्लेट तो हमने बीपी ली, तो लेकिन टेस्ट पीड जो लिया वो हमने 5 टाइम्स विड्थ का क्यों लिया, ताकि जो अपना क्या होता है कि हमने देखा कि जब हम लोग फुटिंग बनाते थे, फुटिंग के ऊपर ओवरबर्डन प्रेशर आता था, तो ये उसी ओवरबर्डन प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, किसको, ओवरबर्डन प्रेशर को ओवरकम करने के लिए या सरचार्ज को ओवरकम करने के लिए हमने 5 टाइम्स। अब ये यहाँ पे पास में कोई सरचार्ज ही नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो सरचार्ज इसके ऊपर लगेगा नहीं, इस पे वही लोड लगेगा जो हमने लगाया है, इसलिए हम लोग 5 टाइम्स ऑफ बीपी बनाते हैं, और ये इसको सेंटर में है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस लिए, ताकि हम लोग सरचार्ज को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकें, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके काम की थी। अब आपने ये सब निकाल लिया, अब हमको टेस्ट कर लिया रेट ऑफ शेयर के हिसाब से सारी चीजें, सॉरी रेट ऑफ सेटलमेंट, बार बार शेयर आ रहा है, तो रेट ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से अपन ने सारी चीजें कर ली, कितने टाइम तक लोड रखना है। अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे इसके, तो देख लेते हैं भाई। इनका अब कोई काम नहीं, बस सीटिंग लोड कई बार पूछा हुआ कि सीटिंग लोड कितना लगाते हैं, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब चीजें। अब मैं इसको हटा देता हूँ डायग्राम को, डायग्राम तो सिर्फ समझाने के लिए होता है, बाकी कोई सवाल तो आते नहीं यहाँ से। देखो बेटा, लगातार पढ़ते रहो और आसानी से सब सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर कोई बहुत हार्ड आता है। अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो पेपर आपके लिए कोई टफ नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि भाई अपने को ये 3 चीज़ें जो निकालनी है कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 4 बियरिंग कैपेसिटी, 4 बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी में हमने पढ़ा था ये जनरल शियर फेलियर के लिए, मतलब जनरल क्या लोकल शियर फेलियर के लिए ऐसा होता है, तो ये क्या हो गया, ये इसका QUP आ गया, यानी कि बियरिंग कैपेसिटी आ गया ये, और इधर क्या है, सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के हिसाब से क्या आ गया अपने, तो इस क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं कोलैप्स लोड क्राइटेरिया, क्योंकि इसके अंदर तो कोलैप्स होगा, एंड जहाँ फेलियर हो रहा है वहाँ पर क्योंकि 3 गुना लोड लगा रहे हैं तो कोलैप्स तो होना ही है, कोलैप्स लोड क्राइटेरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर हमने ये टेंजेंट वाला मेथड, ये यहाँ पर QUP लोड वर्सेस सेटलमेंट, ये कौन सा होता है, लॉग लॉग मेथड, इसमें दोनों तरफ क्या होता है, लॉग लॉग। या फिर हम लोग टेंजेंट वाला मेथड अपना सकते हैं, कौन सा था, एक टेंजेंट यहाँ, एक टेंजेंट यहाँ, तो ये जो पॉइंट जहाँ मिलेंगे वो हो जाएगा QUP। ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं, वही चीजें वापस आई है, लॉग लॉग मेथड या 2 टेंजेंट मेथड, दोनों एक ही चीज है। ये तो हो गया अपना बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। अब अगर हमको लोडिंग इंटेंसिटी के हिसाब से देखना है
तो नेट लोड इंटेंसिटी, इसको मैं रफ कर देता हूँ, कोई इतना है नहीं, ये सब हम चीज पढ़ चुके हैं इसलिए, है ना। अब सेकंड देखते हैं, फॉर नेट लोडिंग इंटेंसिटी। सेकंड है फॉर नेट लोडिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए कि कितना लोड लगाना है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। एक और मार्कर कहाँ गया, देखो हमने फुटिंग बनाई थी तो उस हिसाब से SF अपॉन में SP, SF अपॉन में SP इक्वल्स टू B अपॉन में BP इंटू BP प्लस 30 अपॉन में B प्लस 30 का होल स्क्वायर आएगा। क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा सर, और होल स्क्वायर यहाँ का, यहाँ होल स्क्वायर यहाँ आएगा। अब SF क्या है? सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। SP क्या है? और ये किसके लिए? इन सैंड्स के लिए, क्ले के लिए नहीं है, सैंड्स के लिए है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब SP क्या है? सेटलमेंट ऑफ प्लेट, जो P वाले हैं वो प्लेट से, बाकी सारे फाउंडेशन से, सेटलमेंट ऑफ प्लेट। जैसे अब B क्या है? B विड्थ ऑफ फुटिंग है, विड्थ ऑफ फुटिंग, और BP क्या है? विड्थ ऑफ प्लेट। और ये जो सारे हैं ना, ये सब इन सेंटीमीटर में, सभी के सभी सेंटीमीटर में। अगर mm या मीटर कर दिया तो ये 30 वाली वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए एक ही फॉर्मूला याद रखो, mm में अलग मत करो, सेंटीमीटर में अलग मत करो, और ना मीटर में अलग करो। जैसे सेंटीमीटर में याद कर लिया तो यही काम चलाओ। तो फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ सैंड? SF अपॉन SP इक्वल टू B अपॉन में BP इंटू BP प्लस 30 अपॉन B प्लस 30 का होल स्क्वायर। याद करने का, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन ऊपर है। तो जब फुटिंग ऊपर है तो इधर भी फुटिंग ऊपर, फिर उसका ऑपोजिट वाला। तो इधर जब P नीचे है तो यहाँ पे P नीचे, फिर उसका ऑपोजिट वाला प्लस 30। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किस में है? सैंड में। और अगर क्ले में पूछ लिया जाए तो SF अपॉन में SP इज इक्वल टू B अपॉन में BP। ये किसके लिए हो गया? क्लेज के लिए। SF अपॉन SP इक्वल्स टू B अपॉन में BP फॉर क्लेज, और वो सैंड के लिए। अब अगर टू डिटरमाइन प्रोबेबल सेटलमेंट है तो ये वाले सेम टू सेम फॉर्मूले वापस वहीं लगेंगे। अभी हमने क्या निकाला? नेट लोडिंग इंटेंसिटी के लिए हमने क्या निकाला? ये। दूसरी बार हमको ये पता है, ये वाला पता है, ये निकाल लेंगे। तो हम लोग दोनों चीजें निकाल सकते हैं, दोनों चीजें क्या है? सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या आता है इसके लिमिटेशन, प्लेट लोड टेस्ट के लिमिटेशन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए ये दोनों फॉर्मूले, इन केस ऑफ क्लेज और इन केस ऑफ सैंड। सेकंड और थर्ड के लिए फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब हम लोग इसके लिमिटेशन पढ़ते हैं। लिमिटेशन, हर टेस्ट के लिमिटेशन तो है ही भाई, लिमिटेशंस, कमियां तो हर जगह कुछ न कुछ है। तो पहला लिमिटेशन क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू एप्रिशिएबल, विथ WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एप्रिशिएबल स्ट्रेसेस। अब ये एप्रिशिएबल स्ट्रेसेस से क्या है कि हमने एक पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि जो शियर जोन होता है अप टू विड्थ, भाई ये अगर मान लो B विड्थ है तो शियर जोन कहां तक होगा? B डेप्थ तक होगा। अब देखो अपनी जो फुटिंग है, फुटिंग का साइज तो B है, लेकिन जो प्लेट है हमने वो BP साइज की लगाई है। तो प्लेट छोटी लगाई है और फुटिंग की विड्थ बड़ी है, तो जो फुटिंग का जो डेप्थ होगा, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि ये तो फुटिंग तो इस साइज की है, लेकिन ये जो प्लेट है वो इस साइज की, तो इसका मान लो यहाँ तक है जोन ऑफ एप्रिशिएबल स्ट्रेस, और इसका यहाँ तक है। तो ये तो यहाँ तक ही बताएगा, ये जो टेस्ट है वो यहाँ तक की जानकारी देगा, लेकिन हमको जानकारी यहाँ तक की चाहिए। तो जो इतनी ज़्यादा ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से कुछ न कुछ कमियां आ सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर नीचे वाटर टेबल आ गई हो, या कोई नदी बह रही हो, कोई स्ट्रीम हो, कोई झरना हो, या कुछ और कमियां हो सकती है भाई। यहाँ पे कमियां अपने को पता थोड़ी चली, अपने को तो सिर्फ इस लेवल तक की पता चली है। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है प्लेट लोड टेस्ट का। हाँ, अगर ये लिमिटेशन हम लोग दूर करना चाहें तो हो सकता है कि हम जो प्लेट का साइज है वो बराबर फुटिंग के साइज के बराबर ले सकते हैं, तो ये कमी दूर हो सकती है। अदरवाइज जो है हम लोग ऐसा करते नहीं, हम लोग तो जो प्लेट का साइज है वो 1/5 ऑफ जनरली फुटिंग का साइज रखते हैं। तो इस वजह से जोन ऑफ एप्रिशिएबल स्ट्रेसेस में ये कमियां आती है, ठीक है। ये इसकी वजह से आ रही है।
विथ रेस्पेक्ट टू एप्रिशिएबल स्ट्रेसेस क्या हुआ कि इसका जो टेस्ट वाले का प्लेट का है इसकी लिमिट यहाँ तक है, लेकिन एक्चुअल में हमको यहाँ तक पता करना है, तो इतनी सॉइल के बारे में हम लोग कोई पता कर नहीं पाए, तो ये इसकी एक कमी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बाई टाइम अपन ने बात करी क्ले के लिए। अब टेस्ट अपने को ये पता है क्ले में सेटलमेंट होने में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमने कंसल्टेशन में देखा। तो भाई पानी तो यहाँ पे भी होगा तो वो भी निकलेगा, तो क्ले में सेटलमेंट तो टाइम लेगा, लेकिन यहाँ तो हम लोग एक लोड कितने टाइम के लिए रख लें, क्ले में 24 घंटे के लिए। तो इसका मतलब क्या, 24 घंटे में क्या सेटलमेंट क्ले में कंप्लीट हो जाता? नहीं होता। चलो मान लिया सैंड में तो फिर भी हो गया, लेकिन क्ले में तो नहीं हो रहा। तो हम लोग टाइम के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम उसको टेस्ट को क्या दे रहे हैं, टाइम कम, तो उसकी वजह से 24 घंटे में तो कम हो रहा है, और एक्चुअल में क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा धीमे धीमे सेटलमेंट। मान लो 24 घंटे में 10 mm हुआ, तो हो सकता है 48 घंटे में वो 12 mm हो जाए, 96 आवर में मान लो 13 mm हो जाए। तो अगर वो बढ़ ही रहा है ना, सेटलमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन हमने तो क्या, हमें तो कितनी जानकारी, 24 घंटे की जानकारी, तो उस वजह से ये दूसरा लिमिटेशन है। तो टाइम हो गया। तीसरा देखो, तीसरा जो है वो साइज इफेक्ट है, विथ रेस्पेक्ट टू साइज। अब विथ रेस्पेक्ट टू साइज क्या हो गया, साइज वही हो गया कि भाई ये वापस देखो, एप्रिशिएबल स्ट्रेसेस और साइज में दो अलग अलग चीजें। साइज वाला जो होगा वो भी यही बता रहा है एक्चुअली कि हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं। ये जो फॉर्मूले हैं, ये जैसे क्लेस के अंदर ये जो साइज के हिसाब से फॉर्मूला आता है, QF अपॉन में QP इक्वल्स टू SF अपॉन में SP इक्वल्स टू B अपॉन में BP, ये फॉर्मूला चलता है क्ले में। तो मान लो मैंने फुटिंग जो प्लेट है, अगर प्लेट की साइज बढ़ा दूंगा इसका मतलब सेटलमेंट बढ़ रहा है, कुछ जरूरी थोड़ी ऐसा हो। इसके हिसाब से ये क्या बोल रहा है कि अगर प्लेट का साइज बड़ा होगा तो सेटलमेंट ज़्यादा होगा, और सेटलमेंट ज़्यादा होगा तो जो बियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा आ रही है प्लेट की। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो होता है ये मामला ऐसा गड़बड़ हो जाता है। तो ये मामला क्या है, ऐसे गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो है साइज इफेक्ट अपने को ध्यान में रखना है। तो ये 3 लिमिटेशन है विथ रेस्पेक्ट टू जोन ऑफ एप्रिशिएबल स्ट्रेसेस। कैसे कि मान लो यहाँ पर कोई कंप्रेसिबल जोन आ गया, मान लो कंप्रेसिबल लेयर आ गई, क्ले आ गई, ऊपर मान लो सैंड थी, यहाँ क्ले आ गई, तो क्या होगा, सेटल हो जाएगा ज़्यादा। तो ये सब दिक्कतें आ सकती है, इन सारी दिक्कतों को अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो इतना ही था अपना प्लेट लोड टेस्ट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लिमिटेशन पढ़ लिया अपन ने, फॉर्मूला पढ़ लिया, कैसे करते हैं अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये इतना सफल नहीं है, लेकिन बहुत जगह हम लोग इसको काम में लेते हैं, ठीक है। ये दो तीन लिमिटेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है मेथड। इसलिए हम लोग इसको फील्ड में जब भी निकालना होता है हम लोग जनरली इसी को प्रीफर करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, इसी प्लेट लोड टेस्ट को। क्या है कि करने में बहुत आसान है भाई, आजकल तो फिर भी क्या है, मेथडोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, तो हम लोग दूसरे टेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में इतना मेथडोलॉजी थी नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, इसी को करते थे। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा कम कर देते हैं इसी लिमिटेशन की वजह से। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अब ये भाई साहब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं SPT, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट नहीं होता, मैंने जब कॉम्पैक्शन कराया था स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट बोला था, उसको हम लोग SPT नहीं बोलते, SPT हम लोग इसको ही बोलते हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ जो है, ये टेस्ट क्या क्या डिटरमाइन करवाता है। जैसे हमने प्लेट लोड में देखा कि वो क्या चीज़ बताता है, 3 चीज़ें, एक तो बियरिंग कैपेसिटी बताता है, एक प्रोबेबल सेटलमेंट बताता है, एक नेट लोडिंग इंटेंसिटी बताता है। तो ये क्या बताता है, ये सबसे पहले तो 5 बताता है, यानी कि इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताता है, ये बताता है रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स बताता है, ID, ये सब चीज़ें। अब देखो जैसे मैं सिंबल लिख रहा हूँ तो आपको चीज़ें याद आनी चाहिए, फाई किसका सिंबल है, ID किसका सिंबल है, ये सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। क्या बताता है, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। ये चीज़ें, ये 5-6 चीज़ें निकलवाता है अपने, ठीक है, यानी कि प्लेट लोड से अच्छा है। उसके अलावा ये बताता है बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी देखो, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर किसके हिसाब से, ऑन बेसिस ऑफ हम लोग लिख सकते हैं सेटलमेंट क्राइटेरिया, यानी कि ये दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रखता है। और बियरिंग कैपेसिटी ऑन बेसिस ऑफ शियर क्राइटेरिया, तो दोनों ही चीज़ों को ये ध्यान में रखता है। अपने को ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, स्पेलिंग ही गलत हो रही,
तो ये सेटलमेंट और बियरिंग कैपेसिटी दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रखता है। तो आप बोलोगे सर पहले क्यों नहीं कराया, आप क्यों करा रहे हो? भाई जब नंबर आएगा, एक हो गया ये यूसीएस यानी कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बताता है सॉइल की, और एक होता है अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी, एक होता है अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी। ये मैं देखो सारे इसलिए लिखा रहा हूँ बेटा, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है ना, मान लो मैंने ये चीज़ें नहीं लिखवाई होती, कोई 2 चीज़ें और उसी के बारे में पूछ लेता तो बोलते सर ने तो कराए। तो अपने को पता तो सारा होना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं या तो उसको पढ़ो मत, अगर पढ़ रहे हो तो उसको पूरा पढ़ो, आधा अधूरा मत पढ़ो। जैसे कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो तो पूरा छोड़ दो, लेकिन अगर उसको पढ़ा तो आधा अधूरा पढ़ेगा तो मान लो जो आपने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, दूसरे में से आया, तो इससे अच्छा तो पढ़ो ही मत ना, आधा पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो इसलिए हम लोग एसपीटी टेस्ट पूरा पढ़ेंगे तो पूरा, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम लोग ये टेस्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एसपीटी टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग के पास एक हैमर होता है। क्या होता है? एक हैमर होता है। जो ये हैमर होता है उसका भार हमको ध्यान रखना है। फ्री फॉल हाइट जैसे हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में करते थे ना, वैसे इसमें भी हैमर है, फ्री फॉल हाइट है, सब चीज़ें हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो हैमर होता है वो होता है इसमें 63.5 kg का, और फ्री फॉल जो हाइट होती है 76 सेंटीमीटर या 75, एक ही चीज़। अब ये जो हैमर होता है उसके आगे देखो आपको, ठीक है, हैमर के आगे क्या होता है, एक हम लोग सैम्पलर लगाते हैं। हैमर के आगे सैम्पलर लगाते हैं, जो सैम्पलर होता है स्प्लिट स्पून सैम्पलर, स्प्लिट स्पून सैम्पलर, ये आपको ध्यान रखना है। स्प्लिट स्पून सैम्पलर हम लोग, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसपीटी टेस्ट में कौन सा सैम्पलर काम में लेते हैं, तो स्प्लिट स्पून सैम्पलर। अब ये सैम्पलर वगैरह क्या होता है हम लोग जब एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे इसके आगे, तब हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे में वो सब हो जाएगा, तो उसका चिंता नहीं। जैसे हम लोग को क्या करना है, जैसे कोई ग्राउंड लेवल है तो हम इसमें ग्राउंड लेवल में क्या करेंगे, एक बोर होल बनाएंगे। बोर होल भी इसी के हेल्प से होगा, क्योंकि आगे सैम्पलर है, ऊपर ये जैसे हैमर है, मान लो इस हैमर से उसको गिराएंगे। ठीक है, तो फ्री फॉल हाइट हमने देख ली 76 सेंटीमीटर। अब पूछते हैं कि कितनी डेप्थ। अब जैसे मान लो एक कोई प्लॉट है आपका 20 बाय 40 का, जनरली मान लो 20 बाय 40 का प्लॉट है, तो उस पर कितने बोर होल्स करेंगे। बोर होल्स का मतलब है एसपीटी टेस्ट कितने करेंगे। एसपीटी टेस्ट कैसे करते हैं, बोर होल्स से, यानी कि एक्सकेवेट करके। तो कितने करते हैं, जनरली 4 करते हैं, और अगर थोड़ा सा बड़ा है तो 5 करते हैं, 4 कॉर्नर पे और एक सेंटर पे। तो जो बोर होल्स हैं उनके बीच की गैप कितना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो होना चाहिए 2 से 5 मीटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन ये तो कब है, जब पूरी सॉइल एक जैसी है, यानी कि पूरी सॉइल एक जैसी। लेकिन मान लो आपके 1 मीटर बाद ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉइल दूसरी है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि या तो 2 से 5 मीटर डिस्टेंस में, या फिर हम लोग कह सकते हैं चेंज ऑफ सॉइल। ठीक है, या तो 2 से 5 मीटर या फिर चेंज ऑफ सॉइल। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कितने पे करेंगे भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग करते हैं 75 सेंटीमीटर, और चेंज ऑफ स्ट्रेटा इसमें भी वही सेम, या तो 75 सेंटीमीटर या चेंज ऑफ स्ट्रेटा। ठीक है, इतने पे हम लोग टेस्ट करते हैं। अब देखो इसका जो टेस्ट होता है ना, वो 3 स्टेज में होता है। जनरली क्या होता है, 2 स्टेज मान लो, 3 भी बताऊंगा, 3 इसमें कैसे हो, 2 स्टेज में करते हैं। ये जो सैम्पलर है, यहाँ पे आगे मान लो कोई सैम्पलर अटैच है, तो ये जो सैम्पलर होता है इसको हम लोग पेनिट्रेट कराते हैं। हथौड़े से मारेंगे तो सॉइल के अंदर जाएगा ही जाएगा। अब ये 3 पेनिट्रेशन होता है, तो 2 स्टेज में, एक तो पहला 150 mm और उसके बाद 300 mm पेनिट्रेशन होता है। इनकी जो टोटल पेनिट्रेशन कितना होगा, 450 mm पेनिट्रेशन होगा टोटल। तो मान लो पहले जो 150 mm वाला जो पेनिट्रेशन है उसको हम लोग करते हैं नेग्लेक्ट। इसमें कितनी बार में वो 150 mm पेनिट्रेशन हुआ, यानी कि नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ हैमर को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन नंबर। किसको, नंबर ऑफ ब्लोज को हम लोग क्या बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं, एन को सेट भी बोलते हैं, या फिर पेनिट्रेशन नंबर, या सीधे लिख दो एसपीटी नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एसपीटी नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज कितनी बार में, नंबर ऑफ ब्लोज या सेट का मतलब है ये जो 150 mm हुआ है, ये 150 mm करने के लिए मेरे को कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे, और जितने भी लगे हो मेरे को काउंट ही नहीं करने। मेरे को क्या करना है, स्टार्टिंग के 150 mm तक ग्राउंड में जब जा रहा है तब वो काउंट नहीं करने। उसके बाद जो नेक्स्ट 300 mm में नंबर ऑफ ब्लोज लगे उनको मेरे को काउंट करने, और उनको मैं नाम दूंगा एन,
ये जो n आया वो अगले 300 mm का है, पहले 150 mm का पेनिट्रेशन में काउंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि या तो सॉइल क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, या जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है, ये इरेगुलर भी सरफेस भी होता है, उसके अलावा वेजिटेटिव मैटर वगैरह और कुछ दिक्कतें होती है, इसलिए हम लोग 150 mm टॉप वाला तो कंसीडर नहीं करते। और क्या होता है, टेस्ट स्टार्ट करने में भी कुछ समय लगता है प्रॉपर वे में, तो जो ऊपर का 150 mm होता है ना वो ऐसे ही होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट 300 mm, और ये जो 300 mm होता है ना ये 150 mm अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था शुरुआत में 3 स्टेज, यानी कि हर बार हम लोग 150 mm के 3 सेट करेंगे, ठीक है। तो पहला 150 mm कंसीडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट 150 मिला के 300 mm में जो जितना नंबर ऑफ ब्लोज लगा है 300 mm पेनिट्रेशन के लिए, जितना मेरे को ब्लोज लगा है उसको मैं क्या बोलता हूँ, एसपीटी नंबर। अब भाई एक बार हो गया तो ये तो आप सोचोगे कि ग्राउंड लेवल से कर रहे हैं तब, ये नहीं, ये जितनी बार भी ग्राउंड लेवल से मैं भले 10 मीटर नीचे भी कर रहा हूँ ना, तब भी मैं टॉप 150 mm पेनिट्रेशन के लिए कोई वैल्यू नहीं लूंगा। उसके बाद जो 300 mm पेनिट्रेशन होगा उसको मैं नाम दूंगा n। अब अगर n की वैल्यू, मान लो n की वैल्यू लेस देन 10 है या n ग्रेटर देन 100 है, तब भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों? अगर n की वैल्यू एसपीटी नंबर अगर 10 से कम है, इसका मतलब जो सॉइल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है, वो सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, इसका मतलब वो कैसा है, रॉकी स्ट्रेटा। तब हम लोग वापस करेंगे टेस्ट, या तो हमने सही नहीं करा या हम लोग वापस करेंगे, या फिर रॉकी स्ट्रेटा वहाँ पे करने की जरूरत नहीं। और इसमें सॉइल क्या होती है, कंप्रेसिबल, बहुत हाईली कंप्रेसिबल सॉइल होती है। तो और ये जो एसपीटी टेस्ट है ना जनरली सैंड्स में होता है। किस में होता है? जनरली सैंड्स में। अब क्यों? क्योंकि देखो अब जब इम्पैक्ट, अब 63.5 किलो का जो हैमर है, अगर वो किसी ग्राउंड से टकराएगा इतनी हाइट से, तो क्या इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, यानी कि वाइब्रेशन नहीं होगा। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, जो क्ले होगी वो क्या होगी, रीमोल्डिंग हो जाएगी। क्ले में क्या हो जाएगी, क्ले में क्या हो जाएगी, रीमोल्डिंग हो जाएगी। यानी कि जो स्ट्रक्चर है, एल पहले लिखना था बाद में लिख दिया, तो रीमोल्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्ले पे नहीं करते, और हम लोग इसको है ना अपने जो है सिल्ट वगैरह पे भी या फाइन सैंड्स पे भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मीडियम सैंड या डेंस मीडियम सैंड या फिर कोर्स सैंड पे करते हैं, फाइन सैंड्स पे भी नहीं करते। फाइन सैंड और सिल्ट्स में क्या होगा, सेटलमेंट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ सैंड्स के लिए, मीडियम या कोर्स सैंड, ठीक है। अगर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ साइज तो आप सिंपल सैंड याद रख लो। क्ले में क्या होती है, रीमोल्डिंग की दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको क्ले पे नहीं करते, ठीक है। अब जब हमने ये मान लो ये सारा करा है, तो इनसे कुछ न कुछ n नंबर आया, यहाँ से जब हमने 300 mm पेनिट्रेशन कराया तो कुछ n की वैल्यू आई। वो जो n की वैल्यू आई है उसको हमें करना पड़ता है करेक्ट, उसको हमें अप्लाई करने पड़ते हैं करेक्शन कुछ न कुछ दिक्कतों की वजह से। क्यों? क्योंकि जब ये पहली बार टेस्ट किया गया था ना, जिस ग्राउंड पे किया गया था उस ग्राउंड की कंडीशन कुछ और थी, और हम जब अब टेस्ट कर रहे हैं उसकी ग्राउंड कंडीशन कुछ और है। तो पहले जो सबसे पहली बार जिसने टेस्ट दिया उसके हिसाब से और आज वाले में दोनों में क्या होनी चाहिए, कंडीशन सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करेक्शंस करते हैं, ठीक है। तो करेक्शंस क्या क्या हैं, 2 करेक्शन करते हैं। एक होता है ओवरबर्डन करेक्शन, और एक क्या होता है अपना डायलेटेंसी करेक्शन या वाटर टेबल करेक्शन, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ओवरबर्डन करेक्शन। ओवरबर्डन करेक्शन, अब ये ओवरबर्डन करेक्शन करेंगे तो n डैश, जो नया एसपीटी की वैल्यू आएगी वो आएगी n डैश n इंटू 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा डैश प्लस 70। क्या आया, n इंटू 350 अपॉन में सिग्मा डैश प्लस 70। ये जो सिग्मा डैश है ये जो है ये क्या है, अपना ओवरबर्डन प्रेशर है। ये क्या है, अपना ओवरबर्डन या सिग्मा डैश की वैल्यू जो है शुड नॉट बी, अपन लिख देते हैं, ये ओवरबर्डन प्रेशर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 280। अगर 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर सिग्मा डैश की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हम लोग ये करेक्शन नहीं करेंगे। तो हमारे लिए ये करेक्शन करने के लिए सिग्मा डैश की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 280, और अगर सिग्मा डैश ग्रेटर देन 280 तो नो करेक्शन। तो ये वाला करेक्शन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। पूछा जाता है कब करेक्शन नहीं करेंगे, जब सिग्मा डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 280 kg से पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो गई तो हम लोग नहीं करेंगे।
तो इसलिए अपने कम आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हो गया करेक्शन। उसके बाद जो सेकंड है, पहले हमेशा ये करेंगे, सेकंड जो होता है वो वाटर टेबल करेक्शन या डायलेटेंसी करेक्शन, वाटर टेबल करेक्शन या डायलेटेंसी करेक्शन। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं भाई साहब, इसके लिए हम करते हैं एन डबल डैश इक्वल्स टू एन डैश प्लस एन डैश माइनस 15 बाय एन डैश माइनस 15 बाय 2। देखो एन डैश तो यहां से आ गया, एन डैश अपने जो है यहां से आ गया डायलेटेंसी करेक्शन के सॉरी ओवरबर्डन करेक्शन के बाद, फिर हम लोग इसको पुट कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, एन डबल डैश एन की ये जो है ये अपना करेक्टेड है, ये जो एन डबल डैश आया ना ये अपना करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी है। ठीक है, अगर ये जो है एन डैश जो है ग्रेटर देन 15 आना चाहिए, अगर यहां से एन डैश लेस देन 15 आ रहा है तो नो करेक्शन, यानी कि अपन ये जो ओवरबर्डन वाला ओवरबर्डन क्या, ये जो वाटर टेबल वाला करेक्शन है कब करेंगे, ग्रेटर देन 15 की वैल्यू के लिए। अगर उससे कम है तो हम लोग नहीं करेंगे, क्या होगा फिर ये एन डैश और छोटा हो जाएगा। ठीक है, एन डैश ज़्यादा छोटा होगा तो हम लोग इसको करेक्शन को नहीं करेंगे। तो ऊपर वाला जब 280 से अबव होगा तब नहीं करेंगे, और ये वाला कब नहीं करेंगे, जब किससे छोटा हो, किससे छोटा हो, 15 से छोटा हो। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये था अपना एसपीटी टेस्ट। अब एक दो है ना, कभी कभी एसपीटी में क्या पूछ लेता है कि एसपीटी की जो वैल्यू है, मान लो हमने, अब भाई एक बार में तो टेस्ट होगा नहीं, हमको एवरेज वैल्यूज लेनी है। तो मान लो कि आपने 4 टेस्ट करे एसपीटी के, चारों जो है बोर होल्स, जब डाटा लिया 4 बोर होल का डाटा, तो चारों का जो है एसपीटी का नंबर जो आ रहा है अलग अलग आ रहा है। मान लो 25 आया, 28 आया, 30 आया और एक आ गया मान लो आपके 65। क्या आ रहा है, ऐसे 4 डेटा आए, तो चारों का एवरेज लेंगे। तो एवरेज क्या हो जाएगा, यानी कि इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 90 90 120 120 प्लस 28 148 148 बाई 4 करा तो कितना आ गया 37। तो ये मान लो 37 एवरेज आ रहा है। अब मैं इस एवरेज को 1.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब इस एवरेज को मैं क्या कराऊंगा, 1.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। जब मैंने इसको एवरेज को 1.5 से मल्टीप्लाई करा है, 37 का था 19, तो 37 प्लस 20 हो गए 57 के आसपास आएगा। ठीक है, वैसे तो 56.5 56 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो मैक्सिमम जो आ रहा है 57 आ रहा है। तो ये जो एवरेज का 1.5 गुना से ज़्यादा होगा ना, उसको मैं क्या करूँगा, नेग्लेक्ट। 1.5 गुना से ज़्यादा कौन है, ये, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी मेरे बोरहोल डाटाज आए हैं, उन बोरहोल डाटाज को एसपीटी वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, एवरेज लूँगा, और उस एवरेज से जो भी 1.5 से ज़्यादा का है एसपीटी नंबर, वो सब मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, यानी कि वो अपने काम का नहीं है। अब ये काम का नहीं है तो वापस से नया एवरेज आएगा इनके बीच, तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे करते हैं, जो भी बड़ी आएगी नया एवरेज क्या हो जाएगा, इन 3 को लेके करना है। ठीक है, ये था अपना पूरा एसपीटी टेस्ट। अब एसपीटी टेस्ट की हेल्प से एसपीटी का जो नंबर आता है एन, उसके हेल्प से 3 फॉर्मूले, एक पैक हैंसन इक्वेशन है। देखो इक्वेशन अपने को याद करनी नहीं है, मैं आपको नाम बता देता हूँ एसपीटी के हिसाब से। आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, पर फिर बोलोगे सर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इतना अपने को मतलब नहीं है। तो 3 जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3 अगर इक्वेशन है, एक है, पहला नंबर जो है वो है पैक हैंसन। इसने एसपीटी नंबर को लेके इक्वेशन दी थी बियरिंग कैपेसिटी की। एक आया टैंग और एक फिर आया आईएस कोड। एक जो आया क्या आया, आईएस कोड। इन तीनों ने अलग अलग इक्वेशन दी। चाहो तो मैं लिखवा देता हूं, चलो मैं लिखवा ही देता हूं। इन्होंने सबने क्या दिया, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर दिया, सबने अलाउएबल बियरिंग प्रेशर QA दिया। तो इसने क्या दिया, QA नेट इक्वल्स टू 0.41 NSCW। किस में दिया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। पैक हैंसन की इक्वेशन क्या थी, QA नेट जो था 0.41 NSCW। अब ये CW क्या है, ये वापस किसका आ गया, वाटर टेबल करेक्शन। CW क्या है, वाटर टेबल करेक्शन, जो हमने पहले किस में पढ़ा था,
भाई हमने टेटजागी में देखा था वाटर टेबल करेक्शन, यहाँ पे भी वाटर टेबल करेक्शन आ गया, ठीक है। इसलिए मैं नहीं करा रहा था कि एक फॉर्मूला कराऊंगा उसके और अंदर जाना पड़ेगा। अब तो वाटर टेबल करेक्शन का फॉर्मूला होता है 0.5 यानी कि CW इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस DW अपॉन में DF प्लस बी, DW अपॉन में DF प्लस बी। अब ये DW क्या है, या तो इस अब DW क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर है, DW है डेप्थ ऑफ वाटर, DF क्या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और B क्या है विड्थ ऑफ फाउंडेशन। उसके हिसाब से DW कहाँ से लेना है, ये लेना है DW डेप्थ ऑफ वाटर, लिख देता हूं मैं, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर क्या, वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल से लेना है, ठीक है। और बाकी बी और डी तो आपको पता ही है। इसकी वैल्यू जो आती है वो भी, इसकी भी वही लिमिट जो है 0.5 से 1 के बीच में, पहले वालों की भी यही थी, इनकी भी यही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया किसका, पैक हेंसन इक्वेशन। अब ये जो है भाई साहब अपने टैंक वाले, इनका थोड़ा क्या है मामला गड़बड़ है, इन्होंने थोड़ी बड़ी इक्वेशन दी थी। ये तो चलो पैक हेंसन तो आया भी, एक आध बार शायद कभी आया है, पूछा गया है। इसका जो है टैंक का ये है 1.4 इंटू n-3। अच्छा इसने दी किसका, ये तो लिखा ही नहीं, इसने भी वही दिया QA नेट, वापस लिख देता, QA नेट इक्वल्स टू 1.4 इंटू n-3 इंटू B प्लस, ये एक मिनट मेरे को याद करने दो, B प्लस क्या था, B प्लस 30 या 30, B प्लस 30 अपॉन में 2B का होल स्क्वायर, B प्लस 30 अपॉन में 2B का होल स्क्वायर इंटू S CW इंटू D, ये इक्वेशन थी D, ठीक है। ये इक्वेशन थी 1.4 इंटू n-3 इंटू B प्लस 30 अपॉन में 2B का होल स्क्वायर इंटू S इंटू CW इंटू D, ठीक है। अब अच्छा पिछली बार भी मैंने S बताया नहीं ना, S होता है सेट यानी कि सेटलमेंट, S जो आ रहा है सेटलमेंट आ रहा है, और N तो आपको पता ही है SPT नंबर, S क्या आ रहा है सेटलमेंट, और सेटलमेंट कौन सा, परमिसिबल, सेटलमेंट कौन सा, परमिसिबल। और रखना किस में है, इसको mm में रखना है, mm में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपने IS कोड इक्वेशन है। एक्चुअली ये अब ये जो D है ना, ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन नहीं है ना, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपन स्टार्टिंग से DF में चल रहे हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूजन हो रहे हो तो आप इसको चाहे तो CD लिख लो, CD लिख लो, ये भी करेक्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो जो CD है वो कितना है 1 प्लस D बाई बी, ये आता है 1 प्लस DF बाय बी, 1 प्लस DF बाय बी, और इसकी वैल्यू हमेशा जो आती है CD की लेस देन इक्वल टू 2 आता है। इतना बेटा याद करने की जरूरत है नहीं, इतना आता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था, ठीक है। अब IS कोड इक्वेशन में उसने दिया 0. QA जो था वही QA नेट जो था 0.88 इंटू NCS, 0.88 इंटू NCS, ये तो राफ्ट फुटिंग के लिए, और क्ले के लिए मतलब सैंड के लिए 21N, QA नेट जो दिया 21N। ये राफ्ट किसमें, क्ले, और ये सैंड्स के लिए, ठीक है। अब N पता है आपको, C पता है। अब अगर राफ्ट इन क्ले है तो वापस वही स्कैम्पटन, ये तो क्या कर दिया मैंने, ठीक है। ये सैंड्स के लिए, ये भी राफ्ट सैंड के लिए, ठीक है। और एक जो इक्वेशन थी वो स्कैम्पटन वाली, स्कैम्पटन में अपन ने क्या निकाला था, QNU इक्वल्स टू CU इंटू NC, ये कहाँ से आया था, ये आया था अपने स्कैम्पटन से। तो देखो इसके साथ ये अपना क्या हुआ कि ये प्लेट लोड टेस्ट और SPT टेस्ट खत्म हुआ। ये देखो ये जितना आपको ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं, इससे पहले वाला जितना कराया ना, और मेनली जो आता है करेक्शन से क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। और जो कौन सा सैम्पलर काम में लेते हैं वो सब चीज़ें मैंने बता दी। प्लेट लोड टेस्ट अपन ने अच्छे से कर लिया। तो नेक्स्ट अब ये अपना सेलो फाउंडेशन यहाँ खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे डीप फाउंडेशन, थोड़ा सा बचा, 2-3 लेक्चर में जियोटेक खत्म हो जाएगा। एक आध सेशन बढ़िया क्वेश्चन वाला करेंगे, फिर अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.